Good morning. Today is 10th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion, even 2-3 articles of discussion are related to the win of Trump. Trump has won the US elections. It is very important news and we are going to cover this news holistically out of 3 articles in this discussion. 3 आर्टिकल है यहाँ पे, ये देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल आप हैं और इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अलग अलग डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सबका अलग से कंटेक्स्ट बताने की कोई आवश्यकता है नहीं. ये ट्रम्प का आर्टिकल है, ये भी ट्रम्प का आर्टिकल है और नेक्स्ट पेज पर ये भी ट्रम्प का आर्टिकल है यहाँ पर. तो इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं हम. तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट तो देखिए साफ साफ यही है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत चुके हैं और काफ़ी यू कैन से डेट अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन रिजल्ट ये रहा. तमाम तरह के इलेक्शंस ये देखिए सारे के सारे मीडिया सर्वे और इलेक्शन पंडित इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं, सभी के सभी यही बात कर रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगी और सभी की सभी सेलिब्रिटीज़, इवन सभी सेलिब्रिटीज़ ने भी हिलेरी क्लिंटन का साथ दिया और जनरल परसेप्शन यही थी कि हिलेरी क्लिंटन इलेक्शन जीतने जा रही हैं. तो आप देख लीजिए कितने मुश्किलात का सामना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ कैसी भी हों, अच्छी हों बुरी हों, जो भी ये बात कहते हैं अच्छी हो बुरी हों, लेकिन एक चीज़ हम इनके जो जीत हुई है उससे हम सीख सकते हैं. देखिए सिचुएशन कितनी भी डाउन हो लाइफ में, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ में हो, आपको मेहनत करनी है, आप जीत सकते हैं. वही उम्मीद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने रखी और आखिर में एक तरह से बिल्कुल पासा पलट दिया. तो अब देख लेते हैं कैसे कितना आखिरकार रिजल्ट रहा. ये 2 हाउस है वहाँ पे, एक सीनेट का, दूसरा होता है जो राज्यसभा जैसा जिसमें 100 सीट्स होती हैं. 50 स्टेट है वहाँ पे, हर एक स्टेट की 2 सीट्स होती हैं और दूसरे में है 540, शायद 540 ही हैं. हाँ, क्लिंटन में 228 जीती और इन्होंने जीती 279 और 270 चाहिए थे जीत के लिए, 540 ही यहाँ. तो अब देखिए कुछ पहलू इस इलेक्शन के. एक तो शौक है, शौक इसीलिए क्योंकि पासा पलट गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो जीतेंगे. सारे के सारे सर्वे फेल हो गए और क्यों, देखिए सर्वे क्यों फेल हुए इसके 2-3 रीजन बताए गए हैं. क्योंकि जो सर्वे होते हैं वो सर्वे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से कि आप किसे वोट देंगे, यानी लोगों ने पब्लिक में इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, लेकिन प्राइवेट में वो वोट दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को. इवन आप वुमन का केस ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप पर चार्जेस लगे कि उन्होंने वुमन को हरासमेंट किया और बोस्ट करते थे वो कि मैं इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के उन पर चार्जेस लगे. और लेकिन अब ये इलेक्शन रिजल्ट में सामने आया कि 42% वुमन ने उनको वोट दिया. तो ये देखिए बिल्कुल अलग था. और स्विंग वोट्स वो वोट होते हैं जो हवा के साथ वोट करते हैं. अपने इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम तक, इवन देखिए आज जैसे 10 नवंबर है, 10 नवंबर को इलेक्शन है तो वो 9 नवंबर तक उनका डिसाइडेड नहीं होता वो किसे वोट देंगे, वो हवा के साथ वोट देते हैं, यानी जीत के साथ चलते हैं. तो ये स्विंग वोटर्स थे जो लास्ट तक अनडिसाइडेड होते हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया. इनकी परसेंटेज थी वो 11 से 18% तक थी. और किसे डोनाल्ड ट्रंप ने और किसने इनको वोट दिया? ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, जो ये फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं लोग, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत वोट दिया क्योंकि इनमें देखिए एक डिसकंटेंट थी, एक नाराजगी थी कि हमारी तो जो है इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, अमेरिका ग्रो कर रहा है लेकिन हमें क्या फ़ायदा, बाहर से लोग आते हैं हमारी जॉब ले लेते हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ पाती हैं. और ये जो नॉन कॉलेज एजुकेटेड लोग होते हैं इन्होंने बहुत भारी अमाउंट में, हाई मैग्नीट्यूड में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया. और देखिए रिसेशन के बाद में वैसे तो ओबामा ने काफ़ी तरह के कदम उठाए थे. 2008 में रिसेशन आया, ओबामा ने इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स उठाए, लेकिन अब रिजल्ट में ऐसा लगता है कि वो इनसफिशिएंट थे, तभी इतनी भारी मात्रा में इन्हें वोट मिले. और ये भी चाहते हैं कि हमारी भी अपवर्ड मोबिलिटी हो, कि हम भी मिडिल क्लास में आए या फिर आगे बढ़े हैं उस हायरार्की में. और जो असमानताएँ थी, असमानताएं भी एक तरह से रीजन कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी, यूँ कहते हैं कि यूएस में 1% ऑफ जो अमीर लोग हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ है, 20-30% शायद कुछ इतनी है. और जो वाइट्स हैं, देखिए हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, अमेरिका में एक अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ी खाई पैदा हुई है वाइट्स के बीच में और जो ब्लैक्स के बीच में. कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और रिलेटिव डेप्रीवेशन परसेप्शन का कंसेप्ट याद है आपको, भूलना नहीं है कुछ भी, और ब्लैक्स का कंसेप्ट. तो अब वाइट्स को यूँ लगता है कि ये देश ब्लैक्स का है. यही तो चिंताजनक बात है क्योंकि अमेरिका की वैल्यूज ही ये है कि सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के, लेकिन अब ब्लैक्स और वाइट्स की जो खाई दिख रही है इस इलेक्शंस में वो भी एक चिंताजनक बात है. तो वाइट्स ने इनको बहुत मात्रा में वोट दिया. व्हाट इट शोज, ये दिखाता क्या है?
दिखाता तो ये देखिए यही है कि कितना डिवाइडेड ये अमेरिकन नेशन अब है। पहले कहते थे कि अमेरिका सिर्फ प्रोस्पेरिटी की तरफ देखता है, अमेरिकन वैल्यूज की बात वो करते थे, लेकिन अब दिखता है कि कितना डिवाइडेड ये नेशन है। यह दिखाता है इलेक्शन की फ्रस्ट्रेशन कितनी है लोगों की, क्योंकि देखिए किसी ने एज्यूम नहीं किया था, लेकिन जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये हिडन फ्रस्ट्रेशन है। हिलेरी क्लिंटन कभी समझ ही नहीं पाई, हिलेरी क्लिंटन और जो सारे मीडिया कैंपेनर जो लोग थे वो समझ ही नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चाहते हैं कि इन्हीं लोगों को कैप्चर करना, इन्हीं लोगों की एस्पायरेशंस को कैप्चर करना, जो कि ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स थे, नॉन कॉलेज एजुकेटेड लोग थे। और जो ये मीडिया वाले थे वो देखते रहे सिर्फ जो शहरों का रिजल्ट, शहरों के लोग, सेलिब्रिटीज लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम साइलेंटली किया और वो सफल हुए। और डिसकंटेंट का इलेक्शन है ये, कितनी नाराजगी लोगों में है वो भी ये चीज़ दिखाता है। और आगे देखते हैं, देखिए उन्होंने किस बात पर फोकस किया। उन्होंने फोकस किया कि जो ओबामा की लिगेसी है वो लिगेसी कोई काम की नहीं है, और ये लिगेसी ने काफ़ी अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया। इवन जो ओबामा केयर कई सारे लाच लाए, और इमिग्रेशन पर इन्होंने फोकस किया कि वो एक दीवार खड़ी कर देंगे। मैक्सिकन्स, लैटिन अमेरिकन्स और जो मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आते हैं बिना वीज़ा के, या फिर जो भारी मात्रा में लोग आते हैं, इन पे ये लगाम लगाएंगे। इस तरह की इन्होंने बातें की। और मीडिया ने इनसे क्यों नफरत की, क्योंकि वही बात जीनोफोबिया कि बाहर से लोग आने से उन पर डर लगता है इनको, और दूसरा मिसोगिनिस्ट यानी वुमन के खिलाफ में इनका एटीट्यूड, इसलिए भी मीडिया इनको हेट किया। मीडिया ने हमेशा कहा कि इनके पास टेम्परामेंट है ही नहीं यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने में। और देखिए वही बात है, ये कैप्चर ही नहीं कर पाए मूड मीडिया वाले, या यूं भी कह सकते हैं देखिए मीडिया बिकी हुई थी सबकी सब, या फिर कह सकते हैं कि मीडिया जानती थी अंदर से कि नहीं जीतने वाली हिलेरी, इसीलिए वो बार बार एक परसेप्शन पैदा कर रही थी। कल हमने पढ़ा ना परसेप्शन का कितना बड़ा रोल होता है। तो मीडिया वाले परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि हिलेरी जीतने वाली और ट्रंप नहीं जीतने वाले, ताकि जो स्विंग वोटर्स हैं वो हिलेरी के पक्ष में रहें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और दूसरा, एक डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे मैसेंजर का काम किया है, जो अमेरिका में बढ़ती नाराजगी है लोगों की। जैसे अब देखिए हमारे देश में 2011 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन की। वो मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, वो अरविंद केजरीवाल और जो आप कहें इन्होंने कैप्चर कर ली। लेकिन वो एक जनरल मूड था, पूरे देश का मूड करप्शन के खिलाफ में था, लेकिन जो ये आप पार्टी है इन्होंने उस मूड को कैप्चर कर लिया। वही ऐसा ही कह सकते हैं यहाँ पे अमेरिका में भी एक बहुत भारी नाराजगी थी पहले से ही, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस नाराजगी को कैप्चर कर लिया। उन्होंने अपने पूरे का पूरा इलेक्शन कैंपेन को एक मूवमेंट की तरह दर्शाया कि ये सारा मूवमेंट है मेक यूएस ग्रेट अगेन। तो ये जो नारा था, ये स्लोगन था, यह अमेरिकन लोगों को भा गया। अब डर क्या है? क्या देखिए, डर तो यही है कि साफ साफ की सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की बातें कही अपने कैंपेन के अंदर में। एक दीवार खड़ी कर देंगे, इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे, और काफ़ी कई तो एक्सट्रीम चीज़ें उन्होंने कही। तो अब एक अनसर्टेनिटी है, क्या वो सही में ऐसा करेंगे? दूसरा ये अनसर्टेनिटी है कि वो जो ओबामा के द्वारा जो लाज लाए गए थे उनको रिवर्स कर देंगे, जैसे ओबामा केयर, हेल्थ केयर, और भी जो बड़े थे, जैसे टीपीपी भी आप कह लीजिए आगे आएगा, वैसे टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया है, क्या वो ये सब बंद करेंगे या फिर अभी भी वो चलेगा? और एक शेपिंग स्काउट्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए अमेरिका में जज कौन अपॉइंट करता है? हमारे इंडिया में तो जज खुद को ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में बैलेंस एंड चेक्स हैं हर तरह से। एग्जीक्यूटिव जज पे बैलेंस एंड चेक्स रखते हैं, जजेस एग्जीक्यूटिव पे बैलेंस एंड चेक्स रखते हैं, ऐसे हर तरह से उनका ऐसा सिस्टम है। देखिए घुमा घुमा के, यानी यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जुडिशरी है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले। तो जज इन पे लगाम कसते हैं, ये इन पे लगाम कसते हैं, ये इन पे लगाम कसते हैं, तो सभी एक दूसरे पे बैलेंस एंड चेक्स रखते हैं। हमारी जुडिशरी तो यूँ कहती है हमको अलग छोड़ दो, आप अलग से बबल। वो कहते हैं कि हम आप पे लगाम कसेंगे और लेजिस्लेटर पे भी लगाम कसेंगे, और हाँ हमारे में जो लेजिस्लेचर होता है यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पे भी बैलेंस है चेक रखता है, लेकिन इन पे कोई लगाम नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर में। जुडिशरी तो कहती है कि हमें आप अलग रहने दो, हम तो दूध के दूल्हे हैं। और वहाँ पे एक शेपिंग स्काउट्स का केस है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, तो शायद 9 ही हैं। और अभी क्या है देखिए, एक जज की वैकेंसी खाली है, 4 हैं लिबरल के और 4 हैं वहाँ पे कंजर्वेटिव के, और एक जज की वैकेंसी खाली है। तो अब ये बताया जा रहा है कि एक जो जज, 9वें जज की वैकेंसी खाली है, जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होने के बाद में एक कंजर्वेटिव जज को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद इनकी संख्या हो जाएगी 5, बढ़कर 5 हो जाएगी। और बाद में जब ये जज हो जाएंगे तो इनका पलड़ा भारी, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस का पलड़ा भारी।
तो वो इलेक्ट होने के बाद में सारे के सारे लॉज को, जो ओबामा केयर, हेल्थ केयर ये है, इनको रिवर्स कर देंगे, इनवैलिडेट कर देंगे। और जिसे LGBT भी हो गया, LGBT वो वाला जो अपने में भी है, और इसमें भी ये कह देंगे, इसको भी वो कर देंगे, इनवैलिडेट कर देंगे। तो अब जीतने के बाद में उनकी स्पीच आफ्टर विन, उन्होंने एक रिकॉन्सिलिएशन टोन दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जीत गए, अब मैं सिर्फ प्रेसिडेंट, सिर्फ अमेरिका का, सिर्फ किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं, पूरे अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, जैसे ये बात मोदी ने भी कही थी। और फ्रेंडशिप विद अदर कंट्रीज उन्होंने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे दूसरे कंट्रीज़ की तरफ में, और जो लोगों के जख्म है उनको भरने की कोशिश करेंगे। इस तरह की उन्होंने बातें कही। आगे क्या आता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये बात है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में ट्रंप की क्या, देखिए, फॉरेन पॉलिसी उनके लिए डेफिनेटली एक चुनौती होगी। अभी तक उन्होंने एक इक्का दुक्का बातें कही, लेकिन अपने इलेक्शन कैंपेन में कोई पूरा का पूरा विजन नहीं दिखाया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होएगी। तो एक तो चिंता कारण यह है कि ईरान की न्यूक्लियर डील उस पर संशय के बादल गहरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था अपने कैंपेन के अंदर में। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो अलायंसेज हैं, काफ़ी कंट्रीज के साथ में यूएस के अलायंसेज हैं, यूरोप में भी और एशिया में भी, उनको भी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। ट्रंप ने ऐसा कहा था कि हम देखेंगे कि कौन सा अलायंस काम का है, कौन सा नहीं है। और साउथ कोरिया और जापान जो हमारे दम पर पल रहे हैं, यानी हमारी सिक्योरिटी ले रहे हैं वहाँ पे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने पैसे हमें दें। इस तरह की बातें ट्रंप ने कही। और ट्रंप ने इस बात का, डेमोक्रेटिक पार्टी कहती थी कि ट्रंप की इस तरह की बातें तो पूरा का पूरा जो यूएस का जो हिस्ट्री रही है उसको भी पलट देगी। यानी 1945 से जो यूएस की हिस्ट्री रही है, जापान के साथ में अलायंस, साउथ कोरिया के अलायंस, फिलीपींस के साथ में अलायंस, जो इसकी यूएस की पॉलिसी ये रही है कि हर कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ अलाय बनाए जाएं। जैसे अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ में अलायंस बन जाए यूएस। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कहती थी कि यूएस की जो ट्रंप की बातें हैं वो तो पूरी की पूरी यही एडप्ट देगी, मतलब पूरी की पूरी यूएस की पॉलिसी और लेगेसी चेंज कर देगी। और उसके बाद में क्या है, इंपल्सिव टेंडेंसी। देखिए बात ये है, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। कहने की बहुत बातें होती हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत बातें कही थी इलेक्शन से पहले, 56 इंच का सीना, हम वार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही नहीं बनती। अब जब वो व्हाइट हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे बैठेंगे, तो वहाँ पे भी अपने जैसे, हमारे जैसे ही आईएएस लोग वहाँ पे उनको राय देने के लिए बैठे होंगे व्हाइट हाउस के अंदर, यानी हमारे जैसे ही ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठे होंगे उनको ओपिनियन देने के लिए। तो ये थोड़ी उनको कहेंगे कि आप ये चेंज कीजिए। जब उनको बताया जाएगा कि ये रिपरकशंस है, ये अगर अलायंस हटाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब देखिएगा ट्रंप भी लाइन पर आ जाएंगे, ये भी सही बातें करने लगेंगे। बाकी देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब हो सकता है कि ट्रंप भी वैसे निकले जैसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट आजकल बहुत ज़्यादा हवाबाजी खा रहे हैं, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम स्टैंड्स वो लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यूएस की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाइना के पास जाना है, इस तरह की वो बातें कहते हैं। मतलब एक मेच्योर बातें नहीं कह सकते फिलीपींस के प्रेसिडेंट की। तो हो सकता है ट्रंप भी वैसे रिएक्ट करें, तो कुछ भी आने वाले टाइम में, तभी तो अनसर्टेनिटी कहा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के रिस्पेक्ट में भी इनकी पॉलिसी देखने वाली होगी। और इवन जो चाइना है, रशिया है, वो भी ये देखने लायक होगा कि इनके साथ में रिलेशंस कैसे आगे जाते हैं। वैसे उन्होंने रशिया के साथ कोऑपरेशन की बात कही थी, और देखते हैं कुछ अच्छा ही होगा। और दूसरे इश्यूज क्या क्या हैं, देखिए बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि देखिए 3-4 आर्टिकल मिक्स कर दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स हैं। थोड़ा जल्दी और डिस्कस करते हैं ताकि इश्यूज क्या क्या है। देखिए इश्यूज तो डेफिनेटली एक टीपीपी है, वो टीपीपी को रिवर्स कर देंगे। और इनका टेररिज्म के खिलाफ में पोजीशन, इन्होंने टेररिज्म के खिलाफ में अच्छी खासी बातें कही, तो ये शायद ऐसा ही होगा कि वो टेररिज्म के खिलाफ में एक अच्छा स्टैंड लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ में इनका विरोध जगजाहिर है। ट्विटर में एक ट्वीट में तो इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए यूएस से कि 6 साल तक उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शरण दी। उसके बाद में इंडिया के साथ रिलेशंस, इंडिया के साथ में उनके रिलेशंस ऐसा अभी तक तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि अच्छे होंगे, क्योंकि कैंपेन से पहले उन्होंने इंडियन अमेरिकन्स के साथ में दिवाली भी बनाई, और उनके अच्छे रिलेशंस हैं इंडियन अमेरिकन्स के साथ वहाँ पर। इवन उन्होंने नारा भी दिया, उन्होंने नारा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा भी था इंडिया इज़ गोइंग ग्रेट, तो बाकी अब अच्छा ही है इंडिया के साथ में। तो इमिग्रेशन एक इशू है, बहुत बातें कही उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ में, तो इंडिया के खिलाफ भी, इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है ये। और कौन कौन से कंसर्न्स देखिए हैं इंडिया के लिए, तो भी कंसर्न है कौन सा, H1 वीज़ा इशू, जो वीज़ा का इशू है, ये एक बड़ा कंसर्न है। देखिए हमारी ग्रोथ रेट, जो हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें आईटी कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल है। TCS, इन्फोसिस और जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया, इन्होंने बहुत एम्प्लॉयमेंट दी।
जो बीटेक लोग होते हैं, हमारे जैसे बीटेक लोग, इनको रोजगार दिया इन्होंने। और देखिए अब जबकि ये सारे के सारे इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स थोड़ी मिलते हैं। यानी टीसीएस का इतना सारा रेवेन्यू आता है, इन्फोसिस का इतना रेवेन्यू आता है, डोमेस्टिक कंपनीज थोड़ी इनको प्रोजेक्ट्स देती हैं। सारे के सारे जो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं यूएस और यूरोप से मिलते हैं। अब वहाँ काम करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए, देखिए अगर 40 लोग अमेरिका के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो 38 यहाँ काम करेंगे। 2 लोगों को तो ऑन साइट जाना पड़ेगा ना, 2 लोगों को तो वहाँ यूएस में डील करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा 2 लोगों को जाने के लिए, तो फिर इनके प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिक्कत आएगी, तो इनके प्रोजेक्ट्स फुलफिल नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। तो ये देखना होगा कि ये वीज़ा की पॉलिसी को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा, यूएस की सपोर्ट जो है एनएसजी के लिए वो अब जगजाहिर है। यानी यूएस ने वादा किया था 2005 में कि ये डील के बाद में हम आपकी एंट्री सपोर्ट करेंगे। अब ये देखना होगा कि इनका क्या स्टैंड रहता है एनएसजी पर, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर, इंडिया की एंट्री पे। क्योंकि अभी इस तरह की कोई बात इन्होंने अपने कैंपेन में नहीं कही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से रिलेटेड में। और सजेशन ये निकलता है कि हमारे पीएम को लीड लेनी चाहिए। और जनवरी 2017 से पहले, जनवरी 2017 में वो पद ग्रहण करेंगे, तो इनको एक लीड लेनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि वो ट्रंप के साथ बातचीत करें और पहले से एक अच्छी शुरुआत करें अच्छे रिलेशंस की। तो ये सारे के सारे 3-4 आर्टिकल थे। कौन कौन से हमने आर्टिकल डिस्कस किए ये देख लीजिए। ये आर्टिकल डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, और अगले पेज पे ये आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब 2 इशू बाकी हैं, एक ब्लैक मनी का और एक इसका। ये देख लीजिए, ब्लैक मनी का इशू मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी हिंदू को। खैर उनकी अपनी राय है। ब्लैक मनी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में इस पे आर्टिकल्स आएंगे, अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया यहाँ पर, सही में बोल्ड स्टेप था ये। तो उन्होंने ये 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। ये देखिए, रेस्ट इन पीस। और अभी सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े हैं और बैंक में जाना होगा आपको इनको बदलवाने के लिए। और देखिए 2 इश्यूज़ हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं अब ब्लैक मनी पे जो आर्टिकल्स आएंगे। एक एस्पेक्ट तो ये है अभी फिलहाल की 2-3 दिन की प्रॉब्लम्स। 2-3 दिन की प्रॉब्लम्स तो 2-3 दिन बाद ही लोग भूल जाएंगे, तो ये तो आप छोड़िए ना, एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आएंगे। और वैसे तो इसके लिए अच्छी खासी गाइडलाइंस हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा इसका, या फिर बिल्कुल मीडियम टर्म इफेक्ट, इस पे क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी में भी और वैसे भी। तो अब देखिए, ये तो गाइडलाइंस हैं 72 घंटों की, ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी आप 2 दिन देख लीजिए। 72 घंटों तक हॉस्पिटल में चलेंगे, 72 घंटों तक यहाँ वहाँ हॉस्पिटल्स में, रेलवेज़ में, मेट्रो में, बसेस में, पेट्रोल पंप से यहाँ वहाँ चलेंगे। और अभी यानी 11 तारीख से, कल से नए नोट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 2000 के और 500 के। कल तो वैसे यानी 9 तारीख को, कल बड़ी दिक्कत रही मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। 100 के नोट के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में। और दिल्ली में यूपीएससी एस्पायरेंट्स को तो खाना खाने की भी दिक्कत हो गई। अब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं इसके, पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो साफ साफ ये है, देखिए जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, हम में से कुछ लोग करप्ट निकलेंगे बाद में, वो पैसा जमा करेंगे। आईएएस मान लीजिए, छोटे अफसर मान लीजिए, ये क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं तो छुपा के रखते हैं गद्दों के नीचे या फिर घर में, टंकी में, इसमें यहाँ वहाँ छुपा के रखते हैं। तो अब ये पैसा ये बैंक में तो करप्ट ऑफिशियल्स जमा करा नहीं सकते, तो बैंकों में जमा नहीं कराएंगे तो, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, तो ये बैंक में जमा नहीं करवा सकते, तो ये छुपा के रखते हैं। अब जबकि ये पुराने नोट हैं जो, अब ये कोई काम के नहीं है, तो इनको अपना पैसा बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, अब ये दिक्कत है इनके पास में, अभी भी ये बैंक में नहीं जा सकते, तो इनका पैसा व्यर्थ हो गया, यानी कोई काम का नहीं है। देखिए वो बात अलग है, ये अपने खुद के जुगाड़ कुछ ढूंढेंगे, लेकिन अभी तक लग ऐसा ही रहा है कि एक लेवल के बाद में कुछ जुगाड़ मिलने वाले हैं नहीं। क्योंकि देखिए जुगाड़ किसके लिए मिल सकता है, कोई 10-20 लाख जिसने छुपा के रखे हैं, इवन 50-60 लाख भी देख लीजिए, जिन्होंने 50-60 लाख छुपा के रखे हैं, उनमें कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब उनकी बात देखिए, जिन्होंने, कईयों ने, पॉलिटिशियंस ने 100-200 करोड़, और जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं 200 करोड़ इतना कैश रखते हैं अपने घरों के अंदर में, इनको सोल्यूशन मिलना मुश्किल है। इनको एक लेवल के बाद में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये करप्ट मनी है, करप्ट मनी सिस्टम से निकाली जाए। 10-20 लाख तक तो सोल्यूशन हो ही जाएगा, 10-20 लाख का तो सोल्यूशन ऐसे निकल जाएगा ना। जो ये देखिए, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इसका तो ये हो सकता है, जो इनकम टैक्स की नज़र होती है, इनकम टैक्स की नज़र होती है बड़े अमाउंट पे होती है, 1-1.5 लाख पे नहीं होती है।
यानी 1-1.5 लाख आप बदलवाने जाओगे तो वो सिर्फ आईडी कार्ड ले लेंगे, आपका आधार कार्ड ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, इन पे इनकी ज़्यादा नज़र है नहीं। और ये क्या करेंगे, 10-20 लाख का जुगाड़ ऐसे हो सकता है कि जो घर के पास आस पड़ोस में ऐसे लोग, मान लीजिए जो, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप इसे सीरियस मत लीजिएगा। अब मान लीजिए एक रिक्शा चालक है दिल्ली के अंदर में, रिक्शा चालक की अपनी एक आईडी है, जिसके पास में 10 लाख रुपए हैं। वो रिक्शा चालक को बोलेगा कि आप मेरे पैसे बदलवाइए, आप अपनी आईडी दीजिए और आपके पैसे बदल जाएंगे। यानी वो ऐसे 10 रिक्शा चालक को पकड़ेगा और ऐसे हर एक से 1-1 लाख चेंज करवा लेगा। तो इस तरह से, और रिक्शा चालक को कुछ कमीशन दे देगा, जैसे आपको 10,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। तो इस तरह से इनका सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन जिन्होंने 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ है, इनका कोई सोल्यूशन एक लेवल के बाद में नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए, सारी की सारी टेररिस्ट की जो फंडिंग होती है, टेररिज्म की, आतंकवाद जो अपनी फंडिंग करता है, ऊपर जो जैसे पाकिस्तान देखिए हमारी करेंसी पर ही फलता फूलता है। और पिछले दिनों 2 बड़े डिसीजंस पाकिस्तान के खिलाफ में आए। एक तो ट्रंप चुनकर आया और दूसरा हमने नोट बंद कर दिए, ये नोट जो ये पाकिस्तान जिसको प्रिंट करता है फर्जी तौर से। तो पाकिस्तान के दिल पर तो एक छुरी चल गई है, तीर लग गया। देखिए टेररिज्म की जो फंडिंग होती है, ये बहुत सारी इसी नोट से आती है, नकली नोट से। तो ये फंडिंग बंद हो जाएगी। करप्शन पे एक तरह से अब लगाम लगेगी, लोगों को डर रहेगा कि नोट जमा करने का फ़ायदा क्या, और एक तरह से बाद में व्यर्थ हो जाएगा सब कुछ, इसलिए करप्शन पर लगाम लगेगी। और इन्फ्लेशन जो रियल एस्टेट में है वो कम होएगी। वो कैसे कम होएगी? देखिए सारा का सारा रियल एस्टेट में जो बूम बना हुआ है, अब होएगा क्या, लोग ना पैसा जमा कर लेते हैं तो या फिर और कुछ स्टॉक्स में भी जमा कर लेते हैं, यानी चीज़ें इकट्ठी कर ली उस पैसे की। तो एक ना जो मार्केट में जरूरत होती है तो पैसा उस टाइम से मिल नहीं पाता, और एक इन्फ्लेशन आ जाती है, एक महंगाई आ जाती है। तो अब ये महंगाई है वो भी कम होएगी। और पॉलिटिकल जो फंडिंग है, इलेक्शन में सारा का सारा ये पैसा जो होर्डिंग करते हैं वो इलेक्शन में यूज होता है, लोगों में बांटने के लिए, शराब बांटने के लिए, इस तरह से वो पैसे का यूज होता है। अब यूपी और में इलेक्शंस है, पंजाब में इलेक्शंस हैं, तो इसमें फ़ायदा मिलेगा और पॉलिटिकल फंडिंग जो है उस पर भी लगाम कसेगी। और देखिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए डेफिनेटली एक मोटिवेशन है। जो लोग टैक्स भरते हैं, रेगुलरली टैक्स भरते हैं, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना सारा टैक्स दे रखा है और सारा का सारा पैसा उनका बैंक्स में है। तो उनके लिए एक मोटिवेशन है, आगे से ज़्यादा लोग टैक्स देना स्टार्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी में जो फर्जी पैसा है वो निकल जाएगा। इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि देखिए करप्शन नहीं होगा और बिल्कुल सारा का सारा जो पैरेलल इकोनॉमी है। ब्लैक इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। पैरेलल इकोनॉमी सॉरी, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। सॉरी, ये क्या है? पैरेलल इकोनॉमी जो क्रिएट हो गई है। पैरेलल इकोनॉमी कैसे क्रिएट हो गई है? देखिए अब क्या होता है, जो एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। आरबीआई अपनी पॉलिसी देता है, जैसे सीआरआर रेट और रेपो रेट। आरबीआई क्या सोच के देता है? आरबीआई सीआरआर रेट अगर आरबीआई ने कम कर दी, ज़्यादा कर दी, तो आरबीआई को ये लगता है ना कि बैंक भी इससे रेट कम ज़्यादा करेंगे और इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक जाएगा। लेकिन जब एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, लोगों के पास में इतना पैसा पहले से ही है जो अनअकाउंटेड है, जो बैंकों की नज़र में ही नहीं है, तो उससे इन पैसे पैरेलल इकोनॉमी तो कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। वो पैसे जिनको बैंक का ही नहीं पता कि वो पैसे मार्केट में चल रहे हैं, तो उन पे ना तो सीआरआर का फर्क पड़ता है, ना रेपो रेट का फर्क पड़ता है। और एक पैरेलल इकोनॉमी से और भी ज़्यादा करप्शन आता है। देखिए जो लोग रिश्वत लेते हैं वो पैसा आता कहाँ से है? अब देखिए कोई कंपनी चला रहा है, कोई भी मान लीजिए, आप ये कोचिंग सेंटर वाले मान लीजिए, कोचिंग सेंटर को परमिशन चाहिए अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। अब ये लोग जब रिश्वत देंगे एम्प्लॉइज़ को, किसी पब्लिक एम्प्लॉय को रिश्वत देंगे, तो वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये थोड़ी दिखाएंगे कि मैंने रिश्वत दी इस पब्लिक एम्प्लॉइज़ को, 1 लाख खर्चा वहाँ हुआ। तो वो जो ये पैसा लाएंगे, वो पैसा भी तो ब्लैक इकोनॉमी से लाएंगे ना। वो पैसा भी एक ऐसा पैसा लाएंगे कि जो अकाउंटेड नहीं होएगा। तो इससे करप्शन में ऐसे लगाम कसेगी दोनों साइड्स में। देखिए इसमें डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टाइम कम है। जब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं हम इसमें। और जो नेगेटिव्स हैं, तो यही है डेफिनेटली, जो कॉस्ट है, कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ इसकी लगेगी, कॉस्ट आएगी। और जो हार्डशिप्स है कॉमन मैन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्मॉल ट्रेडर्स को। और जो न्यू नोट्स हैं, क्या देखिए अब नए नोट भी तो उन्होंने चला दिए ना, 500 के नोट, 2,000 के नोट। थोड़े टाइम बाद जो ब्लैक मनी वाले हैं इनको भी जमा करना स्टार्ट कर देंगे। और अब
दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पे। मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि ब्लैक मनी को यानी काला धन को वाइट धन में कन्वर्ट करना। जिन्होंने पैसा ऐसा जमा कर रखा है वो घुमा फिरा के एक वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो? देखिए, वो लेयर टू लेयर बनाते हैं, कुछ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं और कुछ अलग अलग तरीके हैं इसके। कुछ लोग विदेश में भेज के एक वो जो सेल कंपनीज बनाते हैं, जैसे पनामा गेट में सामने आया, और कुछ लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लूप बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस की लेयर बनाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर एक इंटीग्रेट कर लेते हैं उनको। ये ब्लैक मनी का कंसेप्ट है पूरा, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ब्लैक लॉन्ड्रिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये भी संदेह जता रहा है कि लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने सारे इस पैसे को और वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारे हैं। देखिए, नेगेटिव्स तो होते ही हैं हर चीज़ का, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव्स ज़्यादा अच्छे हैं लिखने के लिए, लेकिन अपने को पता होना चाहिए नेगेटिव्स क्या क्या हैं। और आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ने क्या चलाई, पहले सबसे पहले तो इन्होंने एमबी शाह कमेटी की वो गठित करी आते ही। एमबी शाह कमेटी ने जो काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए कि आप इंफॉर्मेशन लाइए, और थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट करी, थोड़ी बाकी हैं। इससे पहले इन्होंने 2 एमनेस्टी स्कीम्स चलाई, यानी जिसके पास भी काला धन है वो डिक्लेयर कर दीजिए, उन पे 40% टैक्स लगेगा। वैसे वो 30% था और 7.5% सेस था, तो कुल मिला के 45% है। तो इससे भी गवर्नमेंट को 62,000 करोड़ की आमदनी हुई, ये हमने डिस्कस किया था। और रियल एस्टेट का बैलून तोड़ दिया इन्होंने। बैलून कैसे तोड़ दिया? अब पिछले दिनों आपने भी देखा होगा अपने आसपास प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी कम हैं। आपने ज़रूर ये प्रिसेप्शन में देखा होगा, प्रिसेप्शन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखा होगा कि रियल एस्टेट का बैलून तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी स्टेप्स इन्होंने उठाए ब्लैक मनी के लिए। अब इलेक्शन में जाना है, रियल बात तो ये है, यूपी में इलेक्शन है, तो मोदी को भी कुछ दिखाना है कि हमने कुछ किया है ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। सजेशंस क्या क्या हैं? सजेशंस इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम। सजेशन तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये गरीबों की तरफ में एम्पैथी दिखाइए कि गरीब लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप उनकी तरफ कुछ स्टेप उठाएं। ओल्ड सिटीजन्स की कुछ स्टेप उठाएं कि बूढ़े आदमियों को बहुत दिक्कत होती है, ओल्ड सिटीजन्स को, कि बार बार बैंक में आना जाना, लाइनों में लगना। तो उनके लिए डेफिनेटली आप कुछ स्टेप्स उठाएं, या तो अलग से इनका काउंटर हो ताकि इनको जल्दी से ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जो गरीब लोग होते हैं या फिर फटे पुराने नोट हैं, ऐसा भी नहीं हो कि बार बार आप इन पे सवाल उठाएं ताकि उनके पैसे व्यर्थ हो जाएं। देखिए, गरीब लोग क्या होते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में इतना अभी भी नहीं है। दिल्ली नहीं, आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके इलाकों में देखिए। इंडिया इज़ नॉट अबाउट दिल्ली, इंडिया इज़ नॉट अबाउट मुंबई, इंडिया इज़ अबाउट ऑल अबाउट द रूरल विलेजेस। नाउ इंडिया इज़ चेंजिंग, बट स्टिल बहुत सारी अभी हमारे जो असली इंडिया है वो गाँव में बसता है। अभी भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, मानता हूँ, लेकिन आप देखिए गरीब लोग जो अपने जो नोट होते हैं वो छुपा के रखते हैं बॉक्सेस में। पुराने नोट्स निकलते हैं, पुराने नोट्स अगर फटे हुए हैं तो ऐसा ना हो कि बैंक्स उनको लेने से इनकार कर दे, ऐसा नहीं हो, उनको हरासमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए। और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की वो मांग कर रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ये आईडी प्रूफ वगैरह। कुछ लोगों की ये भी दिक्कत आएगी, तो एक जेन्यून कंसर्न्स उनके एड्रेस किया जाना चाहिए। और इलेक्टोरल रिफॉर्म लाए जाएं, ये एक अच्छी शुरुआत है। नोट को देखिए बंद करने से एक अच्छी शुरुआत है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म भी लाए जाएं ताकि ब्लैक मनी का यूज उनमें आगे से इलेक्टोरल इलेक्शंस में हो ही ना। और गवर्नमेंट को चाहिए कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पे भी लगाम कसें। बेनामी प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? देखिए, जिनका कोई नाम ही नहीं होता, यानी असल में मान लीजिए आप किसकी प्रॉपर्टी है, विराट कोहली की प्रॉपर्टी आप मान लीजिए। विराट कोहली की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इनकम टैक्स से छुपाना है तो विराट कोहली ने अपने नाम पे नहीं ले रखी, अपने किसी नौकर के नाम पे ले ली, जो इनके घर में काम करता है, जो ये सर्वेंट वगैरह, इनके नाम पे ले ली। अब सर्वेंट को ही नहीं पता, यानी थोड़ा बहुत पता है, कुछ ज़्यादा पता ही नहीं उस प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन नाम उनका इनको पता ही नहीं है। तो विराट है असल में वो विराट कोहली की प्रॉपर्टी, इस घर के सारे कागज विराट कोहली के घर में पड़े हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। डिजिटल पेमेंट्स, अब आगे से डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दिया जाना चाहिए। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो, यानी कैशलेस इकोनॉमी, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे सजेशंस थे। अब आगे जो आर्टिकल है ये पोल्यूशन का आर्टिकल है, और ये देखिए यहाँ पर ये पोल्यूशन का आर्टिकल है। इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो वो रिवाइज करवाने की आवश्यकता तो शायद नहीं होगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि किसान क्यों जलाते हैं, वो अभी भी आएगा वैसे, किसान क्यों जलाते हैं और पोल्यूशन की प्रॉब्लम सर्दियों में क्यों होती है, सारा हमने डिस्कस कर लिया था। और अभी देखिए जो नए पॉइंट्स हैं वो एनीथिंग न्यू इन दिस आर्टिकल, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज आर्टिकल्स। सो व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन दिस? देखो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाई इन पंजाब एंड हरियाणा द फार्मर्स ग्रू द राइस।
चावल ही यानी पैडी धान क्यों उगाते हैं वो इस आसपास के स्टेट्स में? पंजाब में 1970-73 में सिर्फ 7% पैडी उगाया जाता था, तो अभी इस फिगर को देखें तो ये बढ़कर 36% हो गया है। इवन हरियाणा में देख लीजिए आप, 70-73 में यह आंकड़ा था 5.6% और अभी यह बढ़कर आंकड़ा हो गया 19%। तो ऐसा क्या हुआ कि अब वो राइस ज़्यादा उगाने लगे, धान ज़्यादा उगाने लगे इन स्टेट्स में? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है इरिगेशन का। देखिए, इरिगेशन यानी पानी आज आसानी से उपलब्ध है इन स्टेट्स में, इसलिए उस पानी का यूज करते हुए वो राइस उगाते हैं। दूसरा, अच्छा खासा रेट इनको मिलते हैं, एमएसपी अच्छा है राइस का। तीसरा, एक सिक्योर मार्केट इनको मिल जाती है, इसलिए ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अब वो ज़्यादा राइस एंड धान उगाने लगे हैं अपने स्टेट्स में। तो यह एक यू कैन से डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। काफ़ी नुकसान होते हैं इससे। कौन कौन से नुकसान होते हैं वो देख लेते हैं हम। एक तो नुकसान सबसे पहला तो देख लीजिए ये होता है, जो सोयल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो कम हो जाते हैं ऐसे, और जिससे वाटर टेबल है, यानी देखिए एक तो वो राइस उगाना, ऊपर से राइस के बाद में वीट उगाना, इसके भी काफ़ी नुकसान होते हैं जो रोटेशनल होती है। यानी अभी आपने एक सीजन में समर्स में राइस उगाया, वैसे तो देखिए रोटेशन सिस्टम के बहुत फायदे भी होते हैं, सोइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। लेकिन राइस और वीट का जो रोटेशन है ये थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। राइस के बाद में वीट उगाना सर्दियों में। राइस है हमारी खरीफ क्रॉप और ये है रबी क्रॉप। प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी खरीफ की क्रॉप्स हैं, कौन सी रबी की क्रॉप्स हैं। और डिक्लाइन हो जाता है वाटर टेबल के अंदर में। और तीसरा, जो पेस्ट एंड डिजीज हैं इनमें भी बढ़ोतरी होती है, माइक्रोन्यूट की जो वो भी कम हो जाते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है लैंड की इनके रोटेशन में। वैसे रोटेशनल सिस्टम में बढ़ती हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो आगे देख लेते हैं। जो मैकेनाइजेशन है, यानी मशीन बहुत ज़्यादा यूज होने लगी हैं अब कटाई में, यानी फसलों को काटते हैं तो उनमें मशीन का आजकल यूज बहुत होता है। तो अब राइस में भी देखिए एक हार्वेस्टर का यूज होता है। हार्वेस्टर क्या करता है, जब ये पैडी को काटता है, यानी जब राइस की फसल को काटता है तो एक लेवल तक ये छोड़ देता है, यानी देखिए ये ग्राउंड है ना, अब ये राइस की फसल है, अब हार्वेस्टर काटेगा तो यहाँ तक काटेगा, ये नीचे थोड़ी थोड़ी छोड़ देगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो छोटी थोड़ी जो मशीन है ये काटती हैं फसलें, अब ये थोड़ी थोड़ी छुट्टी हुई है, इनको मैनुअली हटाना यानी हाथ से हटाना बहुत मुश्किल है। तो किसान के लिए यही आसानी रहती है कि इनको जला दे सारी की सारी। ये भी हमने डिस्कस किया था। और लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए पैसे की भी बचत होती है। अब दिक्कत ये है, जो वीट के जो रेजिड्यूज़ हैं वो तो फोल्डर की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जो राइस के रेजिड्यूज़ हैं वो फोल्डर की तरह इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि उनमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। अब उनको भी पता है, फार्मर को भी पता है कि हमारी हेल्थ के लिए भी खतरा है, लेकिन उनको कोई सॉल्यूशंस नहीं है, इसलिए वो जलाते हैं। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं। एक तो सॉल्यूशन डेफिनेटली ये हो सकता है कि इनको पैकिंग इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाए। पैकिंग इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो और भी अच्छा। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ कार्डबोर्ड बनाना है या फिर गत्ते वगैरह बनाना है, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाए तो और अच्छा है। दूसरा, जो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ ऑफ राइस क्रिएट की जाए, जिससे इनका स्ट्रा है और भी ज़्यादा वो हो। देखिए जो बचा हुआ स्ट्रा होता है उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसी राइस की अगर वैरायटी बनाएंगे कि जिसमें स्ट्रा का कंटेंट ज़्यादा होगा और जो सिलिका कंटेंट कम होएगा, तो वो ज़्यादा कॉमर्शलाइज उसको किया जा सकेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बायोमास, यानी बायोमास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और चौथा जो सोल्यूशन है वो इसका इन जो बचे हुए रेजिड्यूज है मिट्टी के अंदर में, सोइल के अंदर में इसका इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये 4 सॉल्यूशंस है। पैकिंग इंडस्ट्रीज और डिफरेंट वैरायटीज राइस की प्रोड्यूस की जाए, बायोपैंस में इनका यूज किया जाए और सोइल में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये आज सारे के सारे आर्टिकल्स थे। आज थोड़ा टाइम 3 मिनट ज़्यादा हो गया। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।